बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, चेस एकेडमी में आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, सेल का स्ट्रक्चर। और पहला ही जो एसएलओ है हमारे पास, वो हमें कह रहा है कि सेल को डिस्क्राइब करना है एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का बुनियादी यूनिट है सेल। लेकिन डायरेक्टली इसे स्टार्ट करने से पहले हम जरा फ्लैशबैक करते हैं और देखते हैं कि हमने ग्रेड 6 में इससे रिलेटेड क्या पढ़ा था जब हमें सेल के बारे में बताया गया था। ग्रेड 6 में अगर आप देखो तो सेल का जो कंसेप्ट है ना, उसके बारे में बताया गया कि यह कंसेप्ट असल में हनी कॉम के सेल से लिया गया था। ये देखो, ये आपके पास हनी कॉम है। जब आप हनी कॉम को डिटेल देखते हो तो आपको यहां पे ये छोटे छोटे इसके सेल नजर आ रहे हैं जहां पे हनी स्टोर है। तो जब साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम सेल्स को ऑब्जर्व किया तो इसे बिल्कुल यही चीज लगी जैसे वो हनी कॉम के सेल्स देख रहे हैं। तो यहां से उसके ज़हन में आइडिया आया कि जैसे हनी कॉम में ये छोटे छोटे यूनिट्स है ना, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो उन्हें बना रहे होते हैं। और फिर इन यूनिट्स को सेल का नाम दिया गया। सेल क्या है? सेल हम कह रहे हैं ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। आपने लफ्जों को समझना है, दोनों का मतलब और है। जब आप स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हो तो इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी का वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है और अपनी तमाम एक्टिविटीज को मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, तो वो आपका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है। अब मैंने बताया कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी हुआ। ठीक, कितने हो सकते हैं सेल्स? एक फुली एडल्ट, एडल्ट मतलब फुली मैच्योर ग्रोन एनिमल या प्लांट में अगर हम देखें तो ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं एक एनिमल या प्लांट की बॉडी में। ये बहुत बड़ी तादाद है। आगे साथ हमें वहां 6 में एक राउंड अबाउट फिगर भी दी गई कि हमारे पास एडल्ट ह्यूमन को देखो, जो एक फुली ग्रोन ह्यूमन है, उसमें जब हम देखते हैं तो हमें 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स मिलते हैं। इससे अंदाजा लगाओ कि ह्यूमंस कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। हर सेल में हजारों लाखों की तादाद में हर सेकंड केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और आपके पास ऐसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, सेल्स बहुत स्मॉल होते हैं, हम इन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। हमें इन्हें विजुअलाइज करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है और वो इंस्ट्रूमेंट हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक एनिमल सेल की डायग्राम। अब आ जाओ अपने मौजूदा ग्रेड 9 पे। इस ग्रेड 9 में हम सेल को डिटेल से बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। नॉलेज जो बनाया है इस एसएलओ से वो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जब आप अपने इर्द गिर्द माहौल को देखते हो तो आपको बाज चीजें जो हैं वो नॉन लिविंग नजर आती हैं और बाज उन्हें हम लिविंग कहते हैं। असल में अगर हम देखें तो क्या चीज है जो इन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को एक दूसरे से अलग करती है? तो बच्चों, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंस ऑफ सेल्स है। देखो, अगर आपको याद हो चैप्टर 1 में वेरी फर्स्ट एसएलओ में जब हमने कुरान और बायोलॉजी को पढ़ा था, स्टडी ऑफ लाइफ को, तो वहां हमने एक आयत का तर्जमा किया था कि इंसान को मिट्टी से बनाया। और वहां मैंने आपको बताया था कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सॉइल में भी हैं, हम में भी हैं। तो इसका मतलब एलिमेंट लेवल पे सिमिलैरिटी है, लेकिन फिर भी लिविंग और नॉन लिविंग सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो जो एलिमेंट्स हैं जब वो ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो ऑर्गेनाइज होकर सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पे आपके पास लाइफ अपीयर होती है। अब देखो हम कंसेप्ट कैसे जोड़ रहे हैं। यहां से हम एक और कंसेप्ट जोड़ने लगे हैं। हमने चैप्टर 2 में 2.4 नॉलेज पढ़ा था इमर्जेंट प्रॉपर्टी।
और जब इमर्जेंट प्रॉपर्टी पढ़ा था तो मैंने आपसे बकायदा क्वेश्चन किया था कि आप लोगों ने सर्च करना है कि लाइफ इटसेल्फ एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। ये जो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है ये आपको किस लेवल पे मिलती है? तो आपके पास लाइफ जो प्रॉपर्टी है ये भी सेल लेवल पे ही आती है। जब आपके पास सेल के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और सेल अपने तमाम फंक्शंस को ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म करता है, तब आपके पास लाइफ अपीयर होती है। यही चीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग से डिस्टिंग्विश करती है। बेसिक बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। बेसिक यूनिट है लाइफ का, तमाम जानदारों में पाया जाता है सेल, चाहे वो आपके पास सिंगल सेल अमीबा ही क्यों ना हो, उसमें भी एक सेल होगा, या फिर आपके पास प्लांट्स और एनिमल्स जैसे बहुत कंप्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो। करता क्या है सेल जो है, ये बहुत से इंपॉर्टेंट फिनोमिना, बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे फूड की ब्रेकडाउन। अगर ऑर्गेनिज्म लेवल पे ये काम हो रहा है तो ये सेल लेवल पे भी होता है। सेल जो है, हम अभी देखेंगे कि इसमें एक स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम्स, ये लिख लो। लाइसोसोम्स जो है, इनके जिम्मे होता है कि बाहर से आने वाले फूड को डाइजेस्ट करना है, मेकिंग एनर्जी। फातिमा, एनी गेस? लाइसोसोम्स जो है वो फूड की ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो सेल में कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनर्जी बना के देता है? पढ़ा हुआ है? गोल्जी ऑफ latest नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। और थर्ड पे आपके पास है जी एलिमिनेटिंग वेस्ट। तो सेल्स जो है ये मेटाबॉलिज्म के दौरान, केमिकल रिएक्शंस के दौरान जब वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको भी एलिमिनेट करते हैं ताकि ये अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करें और वेस्ट जो है वो इनमें टॉक्सिसिटी का बायस ना बने। ये देखो, हमने अमीबा की बात की, डायग्राम को अगर आप जूम करें तो आप देखेंगे ये अमीबा है। अमीबा देखो क्या कर रहा है, ये अपनी प्रोजेक्शंस बना रहा है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के अराउंड और उसको इनगल्फ कर रहा है एज ए फूड। अब ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन देखो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये फीचर है कि ये अपना फूड अपनी सराउंडिंग से खुद सर्च करके एनगल्फ कर रहा है और उसकी फिर आगे डाइजेशन करवा रहा है। और स्ट्रक्चर देखो कितना सिंपल है, एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो इसकी हमने साइटोप्लाज्म की इसमें ये जो प्रोजेक्शंस हम देख रहे हैं, ये जिससे वो अपने फूड को एनगल्फ कर रहा है, इन प्रोजेक्शंस को हम ज़ूडोपोडियम कहते हैं, प्लूरल में हम ज़ूडोपोडिया कहते हैं। और जब वो इन्हें एनगल्फ कर लेता है तो ये जो पार्टिकल्स बनते हैं इन्हें हम फूड वैक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेल जो है, अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम कहते हैं इसकी एक बाउंड्री है विच इज सेल मेम्ब्रेन। बाउंड्री है तो ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। इसको अगर हम जूम करें, आपके पास, ये बच्चों को मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं कि आपके पास लेट्स से एक हॉल है और हॉल के अंदर डिफरेंट रूम्स हैं। वो जो रूम्स हैं वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं कि उन रूम्स के अराउंड एक वॉल है, एक उनकी बाउंड्री है जो दो रूम्स को एक दूसरे से अलग करती है। अगर आप उन दो रूम्स के दरमियान में जो बाउंड्री है, वॉल है, वो एलिमिनेट कर दो तो उन रूम्स का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। दो हैं तो वो एक हो जाएंगे। एक रूम है, अगर आप उसकी भी बाउंड्री रिमूव करते हो तो वो अगेन हॉल ही बन गया। रूम को क्या चीज डिफाइन करती है? उसके चारों तरफ उसकी जो बाउंड्री है, उसकी वॉल है। यही चीज सेल के साथ भी है। सेल तब वजूद में आता है जब इसकी बाउंड्री आती है जो सेल को बाहर वाली चीजों से अलग करती है, और इस बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेल जिंदगी के जितने भी बुनियादी प्रोसेस हैं वो सेल लेवल पे हो रहे होते हैं। अभी हमने पीछे एग्जांपल्स में भी देखा, सेल जो है ये ग्रो करता है। सेल ग्रो करता है तो आप कहते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, डेवलप हो रहा है, क्रिएट कर रहा है न्यू लाइफ को। कैसे? एक सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करके दो सेल बना देता है, तो एक से आपके पास दो सेल का आना न्यू लाइफ का डेवलप करना है। ये तमाम बुनियादी प्रोसेस हमारे पास सेल लेवल पे होते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब हम देखते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, सेल सिर्फ डिवाइड होके नए सेल्स नहीं बनाता,
सेल अब यहां पे कुछ और काम भी करता है जो आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलते। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल हील भी करवाता है। अगर इंजरी हो जाती है तो इंजरी वाली जगह पे जो सेल्स डैमेज हुए होते हैं उनकी जगह आप देखते हो नए सेल्स बनते हैं। तो आपके पास वहां पे रिपेयर होते हैं, सेल्स हीलिंग हो रही होती है उनकी। सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल है, ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये मल्टीपल सेल्स हैं। जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है आप देखते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ हो रही होती है। एक छोटा सा बेबी है लेकिन वो एक एडल्ट ह्यूमन बनाता है। तो वो जो ग्रोथ हुई है उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि उसमें सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स बनाते रहते हैं जिससे उसमें साइज इंक्रीज करता रहता है। अब सेल्स चूंकि इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं, ये आपके पास वो यूनिट है जहां पे लाइफ अपीयर होती है, तो सेल हमारे पास इंडिपेंडेंटली भी सरवाइव करेंगे। जब एक सेल इंडिपेंडेंटली सरवाइव करेगा तो हम उस सेल को कहेंगे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल है। जैसे आपके पास बैक्टीरिया है, या फिर हम देखते हैं कि कंप्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये सेल्स मिलके काम करते हैं। ऑर्गेनिज्म एक होता है लेकिन उसके अंदर ये जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके उस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प देते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल दी हुई है जी, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट करवाना। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर जाने से पहले आ जाओ एनिमेशन की तरफ। हम पहले एक ओवरव्यू लेते हैं एनिमल सेल्स का, प्लांट सेल्स का, हमारी अगले नॉलेज में भी है, फिर हम बैक्टीरियल सेल पे भी आते हैं। ये देखो, ये आपके पास एक प्लांट सेल दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक लार्ज वैक्यूल है, आपके पास न्यूक्लियस है, साथ ही साथ देखो क्लोरोप्लास्ट है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही है। अब ये वो इसके स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट जो ऑर्गेनाइज होके सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बनाते हैं। एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, जैसे यहां देखो उसने हॉर्स में से लिया है, ये लें जी, शेप में फर्क देख रहे हो, एनिमल शेप, एनिमल सेल की शेप प्लांट सेल की शेप में भी फर्क है। अगले एसएलओ में हम देखते हैं, यहां कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास प्लांट सेल में नहीं है। जैसे साइटोस्केलेटन की बात कर रहे हैं, लाइसोसोम्स हम पढ़ेंगे, तो ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, डिटेल अभी हम नहीं जाते। बैक्टीरिया का भी एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं एक नजर, कि हमें बैक्टीरिया किस तरह से नजर आएंगे। अब बैक्टीरिया हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है। प्लांट और एनिमल जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये लें जी, ये आपके पास इनकी डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है, वैरायटी है इनमें। ये लें, स्प्रिंग लाइक भी है। बेसिक अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ये लो जी, ये आपके पास इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। सिंगल सेल है, उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन है, अंदर जेनेटिक मटेरियल के साथ साइटोप्लाज्म है, बाहर सेल वॉल है, और ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्हें लोकोमोशन में हेल्प देते हैं। ये हमने नेक्स्ट एसएलओ में दोबारा देखने हैं। वापस आते हैं स्लाइड पे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी साथ दिया है ताकि हमें आइडिया तो हो कि जो सेल के बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिली है ये कैसे आई है। तो यहां से ऑनवर्ड स्पेशली आपके लिए एमसीक्यूज के लिए ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे एमसीक्यूज में स्पेशली पूछेगा। सबसे पहले हम कहते हैं इंग्लैंड से एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, जिसने माइक्रोस्कोप के नीचे कोर्क को स्टडी किया, ठीक है, ट्री से, कोर्क ट्री से उसने एक पोर्शन जो है उसको स्टडी किया, कोर्क टिश्यूज को। और इन कोर्क टिश्यूज को जब वो स्टडी कर रहा था तो उसने देखा कि इनमें छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। वो बिल्कुल स्टार्ट में 6th ग्रेड वाला पॉइंट जो मैंने बताया,
वो जो स्मॉल पैकेट्स थे, रूम लाइक स्ट्रक्चर्स थे, इन्हें इसने सेल्स का नाम दिया। क्यों? क्योंकि उसके ज़हन में उसे देखते साथ हनी कॉम के सेल्स की एग्जांपल आ गई थी। तो सेल का लफ्ज रॉबर्ट हुक ने यूज किया, डिस्कवर भी इसने किया, फर्स्ट टाइम ये टर्मिनोलॉजी यूज भी इसने की। ठीक है, ये बहुत ही कहते हैं सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी, क्योंकि सेल जो है वो आपके पास बेसिक यूनिट है। अगर आप डायग्राम को जूम करो, यहां पे मैंने साइड पे रॉबर्ट हुक के स्केच के साथ वो डायग्राम्स भी हैं, जिनमें आपके पास ऊपर वाली डायग्राम ये है जो रॉबर्ट हुक ने ड्रॉ की थी। कुछ इस तरह का उसे माइक्रोस्कोप के नीचे स्ट्रक्चर नजर आया था। और सेकंड डायग्राम वो है जो आज हम सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप भी तो एडवांस हो गए हैं। इस टेबल को जी आपने अच्छे से याद कर लेना एमसीक्यूज के लिए, स्पेशली साइंटिस्ट नेम, इनकी कंट्रीब्यूशन, डेट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकते हैं, हम उसको फिक्स तो नहीं कर सकते। इस तरह की इंफॉर्मेशन बार बार पढ़ते हैं। एक दफा आपको मैं याद करके छोड़ दूं और मुझे याद रहेगा, ऐसा नहीं होगा, बार बार टाइम मिले पढ़ते रहो। आपके पास एंटन वैन लीeuwenhoek है, इसने माइक्रोस्कोप के अंदर इंप्रूवमेंट लाई, और इससे इसको फायदा यह हुआ कि इसने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया। और इसमें से एक सिनेरियो वो था जब वो पॉन्ड वाटर में बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर रहा था। तो ये पहला साइंटिस्ट था जिसने विजुअलाइज किया और इस चीज को रिपोर्ट किया कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन जो है, जब आपके पास सेल की डिस्कवरी हो गई तो इसने ऑर्चिड प्लांट में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को देखा। अब रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क सेल्स देखे थे ना, ये कॉर्क सेल्स जो है ये असल में डेड सेल्स हैं। तो इन डेड सेल्स के अंदर कुछ भी नहीं था, ये खाली थे। रॉबर्ट को लगा कि जैसे सेल जो है ये खाली होते हैं, लेकिन हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन था जिसने देखा कि नहीं, सेल खाली नहीं होता। और इसने वहां पे न्यूक्लियस चूंकि बहुत प्रोमिनेंट होता है सेल में, तो इसने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को हाईलाइट किया। इसके बाद मिथाइस श्लैडिन है, इसने कहा कि जितने भी प्लांट्स है ना, ये सब सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, इसने प्लांट्स के अंदर इस चीज को देखा। और यही काम थियोडोर श्वान ने एनिमल्स में किया। इसने डिफरेंट एनिमल्स को जब स्टडी किया तो इसने देखा हर एनिमल के अंदर सेल्स मौजूद हैं, वो सेल्स के मिलने से बने हैं। लास्ट पे आपके पास है रुडोल्फ विर्चो। इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, जितने भी नए सेल्स हैं ये पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। अभी मैं आपको समराइज करता हूं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, और इससे इसने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस जनरेशन इसको नलेफाई किया। अब जरा हम इस टेबल का बैकग्राउंड समझते हैं। ये जो साइंटिस्ट है ना, इनके दौर में दो थ्योरीज बहुत कॉमन थी। एक थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो कहती थी लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स से भी आ सकती है। और वैसे एग्जांपल देते थे कि देखो आप कहीं पे कोई गला सड़ा फूड रखते हो तो आप देखते हो कि उस फूड में कोई लाइफ नहीं होती, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको वहां पे लाइफ नजर आती है, मैगट्स नजर आते हैं, लार्वा नजर आते हैं फ्लाइज के। तो वो एक सिनेरियो देते थे। इसके बरक्स दूसरे आपके पास वो स्कूल ऑफ थॉट था जो इन साइंटिस्ट पर मुश्तमिल था, जो कहता था नहीं, ऐसा नहीं है, लाइफ कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं आती। तो ये उस तरफ हमारी सारी डेवलपमेंट हो रही है कि जब आपके पास श्लैडिन और श्वान कहते हैं ना कि तमाम प्लांट्स और तमाम एनिमल सेल्स के बने होते हैं, तो वो असल में उस तरफ जाना चाह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला कंसेप्ट नहीं है। और फाइनली फिर हम कहते हैं रुडोल्फ विर्चो जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करता है कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन गलत है। जितने भी नए सेल्स हैं ये पुराने सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। इन तमाम साइंटिस्ट के काम को हमने मिला के एक थ्योरी की शक्ल दी जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी के तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। पहला पॉइंट इसका यह है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये सब के सब सेल्स के बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज लिविंग है और उसमें सेल नहीं है। चाहे आप वो सिंपल सा बैक्टीरिया ले लो जो है ही एक सेल। ये जो सेल है ये आपके पास बेसिक यूनिट है लाइफ का, स्ट्रक्चरल भी, फंक्शनल यूनिट भी। और लास्ट पे वही जो विर्चू वाला पॉइंट है, जितने भी नए सेल्स हैं ये पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आते हैं। पहले से मौजूद सेल्स डिवाइड करते हैं तो आपके पास नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये सारे वही तीन पॉइंट जो है उनकी
प्रेजेंटेशन के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेल्स के बने हैं। पेरेंट सेल डिवाइड कर रहे हैं तो नए सेल बन रहे हैं। सेल जो है ये बेसिक यूनिट है। जिस तरह आपके पास यहां पे ऑर्गेनाइजेशन दिखाई हुई है कि सेल्स ही अरेंज होकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज से आगे ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनता है। अब जब आपने सेल को पढ़ लिया, हमें पता लग गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है, तो इस पर मजीद तहकीक की गई। जब हमने मजीद माइक्रोस्कोप के नीचे कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा तो हमें मालूम हुआ कि सेल्स भी आगे से दो तरह के हैं। एक सेल वो होता है जिसमें आप देखते हो उसका जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, उसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्या चीज है? न्यूक्लियस सेल का वो स्ट्रक्चर है जहां पे हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। कुछ सेल्स हमने देखे ऐसे भी हैं जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उनका जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा है। हमने इन सेल्स को नाम दिया कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड से और उस लफ्ज का मतलब है बिफोर न्यूक्लियस, यानी ये वो सेल्स हैं जो न्यूक्लियस बनने से पहले वजूद में आ गए थे। ठीक है, अभी हमने बैक्टीरिया देखा भी है कि उस बैक्टीरिया में भी आपके पास यही था। जरा दोबारा देखो बैक्टीरिया की डायग्राम को और इसमें ये चीज ऑब्जर्व करो। ये देखो किसी किस्म का यहां पे न्यूक्लियस नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल है डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। बाहर सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की लेयर है। वापस आते हैं पीपीटी पे। अब वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, हम इन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। फिर अगर न्यूक्लियस नहीं है तो साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहां इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए पड़ा होता है, हम उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है। न्यूक्लियस नहीं है ये, हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहां पे इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, इस हिस्से को हम न्यूक्लियोइड का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर ये है, आपको इनके सेल में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जिसके लिए मेम्ब्रेन चाहिए होती है। जैसे अभी फातिमा ने बताया कि एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड मेम्ब्रेन होती है। तो आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखोगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड मेम्ब्रेन है और इनमें किसी किस्म का भी मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर नहीं होता। इसलिए इनमें न्यूक्लियस भी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए होती है। ठीक है। थर्ड, ये आपके पास यूकैरियोटिक जो दूसरे सेल्स हैं उनसे साइज में फिर स्मॉल होते हैं। हां, यह है कि इनमें आप देखते हो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल डिवीजन कैसे होती है? एक ही तो सेल है, तो इनकी सेल डिवीजन भी बड़ी सिंपल है। एक पेरेंट सेल आता है और सिंपली आप देखते हो सेंटर से वो दबता है और एक से दो सेल बना देता है। हां, जब वो सेंटर में पिंच हो रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे पहले वो अपने डीएनए की कॉपी बनाता है। एक से दो डीएनए बनते हैं। फिर हम देखते हैं, अगर मैं आपको यहां पे विजुलाइज करवा के दिखाऊं, कि पहले उसके जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनेगी, फिर आप देखोगे कि वो पिंच करेगा सेंटर से और एक से दो सेल बना देगा। ये जो सिंपल मैकेनिज्म हुआ है ना जिससे सेल डिवाइड किया है बच्चों, इसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। ठीक, जब हम पढ़ेंगे माइटोसिस मियोसिस, वहां आपको अंडरस्टैंड होगा कि बाइनरी फिशन माइटोसिस से किस तरह डिफरेंट है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और इनमें बड़ा कॉमन है ई कोलाई, एशेरिकिया कोलाई, हमारी ह्यूमंस की गट में भी होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपने ठीक से बोल दी है। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास जी यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर फिर आप देखते हो जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इन्हें हम यूकैरियोट का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डीएनए न्यूक्लियस में होता है जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप होती है। ये देखो सेल डिवीजन का प्रोसेस, इनमें जब सेल डिवीजन होती है तो वो एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू होती है जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, वहां हमने कहा था कि आपके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आप देखते हो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी एपेटस हो गए। ठीक है, और ये साइज में प्रोकैरियोटिक सेल से बड़े होते हैं। सेल डिवीजन हो रही है माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस में क्या खास बात होती है कि हम देखते हैं कि क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अरेंज होते हैं, एक फाइबर्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और ये इन क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। ये देखो एक क्रोमोसोम की एग्जांपल देके समझाता हूं। इमेजिन करो ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम है जो सेंटर में आके अरेंज हो गए। हम देखते हैं कि आपके पास फाइबर्स आते हैं जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये फाइबर्स आके जब कंट्रैक्ट करते हैं, मैं नीचे डायग्राम बना रहा हूं, तो आप देखते हो कि ये इन क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करवा देते हैं। जबकि बाइनरी फिशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना तो वहां क्रोमोसोम बने, ना वो आके सेंटर में अरेंज हुए, ना ही इस तरह के स्पिंडल फाइबर्स आए। ठीक है, तो ये फर्क है माइटोसिस और बाइनरी फिशन में। कंप्लेक्स भी है ज्यादा। ये आपके पास एग्जांपल है, आप उन प्रोकैरियोटिक सेल को निकाल दो, पीछे जितनी तरह की लाइफ है ये सब यूकैरियोटिक लाइफ है। ठीक है, माइटोसिस से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं ये सेल्स जी, और इन्हीं की वजह से हम देखते हैं कि जिंदगी में बहुत सी वैरायटी भी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको एसएलओ जो है वो अच्छे से कवर हुआ है, उसकी समझ आई है। आपके पास यूट्यूब लिंक में जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक भी मिलेंगे, इसको प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एसएलओ से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।